गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत व्यासा की ओर पाठ का पार्ट 2 समझाने जा रहे हैं। इस पाठ में लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है कि किस तरह से वो तिब्बत की यात्रा करने के लिए गए, तो उन्हें रास्ते में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक कहता है कि वहाँ किस तरह से लोग एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, लेकिन ये समझ लें कि ये वक्त व्यक्ति को समझने के बाद यदि वो व्यक्ति को समझ जाते हैं तो ही उसका सहयोग करते हैं। लेखक कह रहा है कि जब मुझे 16-17 फीट ऊंचाई पर चढ़ना था तो हमने अपने मित्र सुमति से कहा कि क्यों ना हम एक घोड़ा कर लें और उस घोड़े पर अपना सामान भी रख लेंगे, उसके साथ उस पर बैठ भी जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर 16-17 मील ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है। इस तरह से लेखक ने घोड़ा करने का विचार किया। लेखक कह रहा दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चलने लगे। डांडे से पहले एक जगह चाय पी। दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे, अर्थात उस डांडे की ऊंचाई 17 और 18 हजार फीट ऊंची थी। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे के जैसे दिखाई पड़ने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, अर्थात काले थे। भीटे की तरह पत्थर के जैसे दिखाई देने वाले पहाड़ बिल्कुल, उनके ऊपर नंगे का मतलब है कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे और ना उसके ऊपर घास थी, क्योंकि बर्फ जमी रहती थी उस पर साल भर, और बर्फ जमी रहने के कारण उस पर कोई भी वनस्पति नहीं उगती थी। ना वहां बर्फ की सफेदी थी और ना किसी तरह की हरियाली, क्योंकि बर्फ तो पिघल करके चली गई थी, लेकिन उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई हरियाली नहीं थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगें और रंग बिरंगे कपड़ों की डंडियों से सजाया हुआ था। डांडे के देवता का स्थान था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद एक और साथी सवार होकर हमारे साथ चल रही थी। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चल रहा था। लेखक कहता है कि हम और सुमति साथ में थे और भी यात्री साथ में थे, इसलिए मेरा घोड़ा थोड़ा धीमे चल रहा था और सुमति का आगे। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा हो रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोकनियों वास्तव की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था, अर्थात बिना किसी लक्ष्य के। हमें यह था कि हम सही रास्ते की ओर जा रहे हैं। जोर देने पर लगा कि वह घोड़ा सुस्त है और इस जगह जहां पर 2 रास्ते थे, उस जगह जाकर के वो दूसरी रास्ते की ओर चला गया। वहां से बाएं ओर रास्ता 2-3 मील चलता रहा। आगे एक घर में पूछने पर पता चला कि लैंडपुर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव के से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिली। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थी, क्योंकि मैं पिछड़ गया था और वो बहुत देर से हमारा वहां पर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कट्टे फूंक डाली, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता था। लैंडकोर के रास्ते में एक जगह पर वो सभी ठहर गए जाकर के। लेखक कह रहा है कि वहां ठहर करके हमने पहले सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्का। अब हम तेड़ी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा प्रतीत हो रहा था, जिसमें दूर तक छोटी सी पहाड़ियां मैदान के भीतर दिखाई पड़ रही थी।
वह पहाड़ी का नाम था तिड़री समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमित के बहुत सारे यजमान रहते थे और सुमित अपने यजमानों को कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे दिया करता था। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म हो गए थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी और कपड़े से उन्होंने वो गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा कि हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना है उसी में भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। लेखक कह रहा कि मैंने उन्हें जाने के लिए मना किया, क्योंकि यदि वो चले जाते तो वो 8-10 दिन तो वही यजमानों के घर ही लगा लेते। इसलिए मैंने वहां जाने के लिए मना किया और कहा कि जहां ठहरे हैं वहीं तुम्हारे यजमान है तो वही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। उसके लिए मैं उनसे ल्यासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हम, लेखक कह रहा कि भरिया ढूंढने की कोशिश की, अर्थात बहुत कोशिश की लेकिन कोई ना मिला। भरिया का मतलब जो सामान ढोते हैं। सवेरे ही चल दिए होते, अब समय अधिक हो गया था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना था। तिब्बत की धूप भी बहुत तेज होती है, कड़क होती है। यद्यप थोड़े से मोटे कपड़े से सिर को ढक लो तो गर्मी महसूस होने लगती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर उसके पीछे हमने बहुत सारी चीजें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यप सुमति के पर्चे तिड़ी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहती थी। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरदारों में बटी हुई थी। इन जागीरदारों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों या बिहारों के अधीन था। मठ बने हुए थे और थोड़ी थोड़ी जो संपत्ति थी वो जागीरों में बटी हुई थी। अपनी अपनी जागीर में हर एक जमींदार कुछ टोलियों में रहते थे। मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु होता था, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से थे और वो बड़े ही भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजुर या बुद्ध रचित अनुवाद में की गई 103 पोथियां रखी हुई थी। लेखक कह रहा है कि उन पोथियों को देख करके मेरा मन उन्हें पढ़ने को हुआ। मैंने वहीं आसन जमा लिया। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा तो मैं अपनी पुस्तकों के भीतर था। अर्थात लेखक कह रहा कि मुझे पुस्तकें पढ़ने का चाव था, इसलिए मैंने सुमति को उनके यजमानों के पास जाने के लिए हाँ कह दी। मैं पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिलड़ी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर के चल दिया। अर्थात लेखक बताना चाहता है कि किस तरह से उनकी पर्वतीय यात्रा रही और उस यात्रा में उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा कैसे कैसे लोग मिले, अच्छे लोग भी मिले और उन्होंने उनकी सहायता भी की। इस तरह से लेखक उसके द्वारा हमें व्यक्त करना चाहता है अपनी पर्वतीय यात्रा को। धन्यवाद।